हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं ललित भाटी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माया सृष्टि क्लासेस पर। तो लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या है, व्हाट इज़ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स पढ़ा, टाइप ऑफ रिसोर्स पढ़ा, टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पार्ट 2 में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्स, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया और लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। देखिए, हमारा विकास हमारे संसाधनों पर निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उनका प्रयोग, हम उन्हें किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। अब आजकल हम लोग अपने लालच की वजह से अपने रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उनका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये हो रहा है तो इम्बैलेंस होता जा रहा है। जैसा मैंने लास्ट में आपको बताया, रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो गया है। गरीब गरीब है बहुत, अमीर अमीर है बहुत। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2% लोगों के पास दुनिया की आधी संपत्ति है और बाकी 98% के पास दुनिया की आधी संपत्ति है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब जब ये बढ़ने लगा तो दुनिया का ध्यान इस तरफ जा रहा है। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो इस तरफ लोगों का ध्यान दिला रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएँ और बहुत सारी गवर्नमेंट जो हैं वो भी इस तरफ अपना प्रयास कर रही हैं। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED ने एक समिट किया रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में 1992 में। और उसमें एक ग्लोबल एजेंडा रखा जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? वो ये है कि ग्लोबल लेवल पे हम सब लोग मिल करके, सारे कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो सब मिल करके ग्लोबल थ्रेट्स हैं, जो डिजीज़ हैं, जैसे आजकल कोविड-19 है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन सब से लड़ेंगे और एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं गलत, उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जाएगी आपस में कोऑपरेशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो ये था एजेंडा 21। अब आगे बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। अब जैसा कि मैंने अभी बात कर रहे थे, हम यूनाइटेड नेशन ने भी इस बारे में अपना कंसर्न उठाया है। तो हम अपने लेवल से भी ये चीज़ें सोच सकते हैं कि बिना प्लानिंग के कोई भी काम को हम ढंग से नहीं कर सकते। और रिसोर्स की प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि ताकि ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्स का यूज़ करना बंद कर दें। अगर हम रिसोर्स का यूज़ करना बंद कर देंगे तो हमारे डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हमें एक इस तरह की स्ट्रेटजी, एक इस तरह की प्लानिंग तैयार करनी है ताकि हम अपनी करंट में जो नीड्स हैं उन्हें भी पूरा करें और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हम बचा के रखें और रिसोर्स को हम अच्छे से यूटिलाइज करें। तो इसे कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स जैसा कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन हमारे देश में ही आप देख लीजिए, कहीं पे कोयला निकलता है, अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, कहीं पे हाइड्रो पावर के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे सोलर एनर्जी का ऑप्शन है, कहीं पे पानी इतना बह रहा है, बाढ़ आ रही है, नदियाँ उफान पे आ जाती हैं और आसपास के एरियाज़ में पानी भर जाता है और कहीं पीने के लिए पानी नहीं है। तो इन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे इन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है ताकि जो रिसोर्स जहाँ नहीं है वहाँ उनकी उपलब्धता कराई जा सके और उनकी प्लानिंग करके सब लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचाया जा सके। यही होता है रिसोर्स प्लानिंग। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, जैसे मैं अभी कह रहा, बिना प्लानिंग के हम कुछ चीज़ों को सही से नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल। मैं अपने आसपास देखता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा मिला है, मुआवजा जैसे मिलता है, उनकी ज़मीनें चली गई हैं, मुआवजा मिला उन्हें। कुछ लोगों ने अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट किया, प्लान किया कि हमारी फ्यूचर नीड्स क्या होंगी, हमें फ्यूचर में इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, उन्होंने प्लान किया और उनके अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं अभी भी। कुछ लोगों ने प्लान नहीं किया, उन्होंने बड़ा घर बनाया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली और अपने पैसे को ऐसे ही वेस्ट कर दिया। फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को ध्यान में भी नहीं रखा उन्होंने, ना उन्होंने कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ना कहीं कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट डाला कि ताकि फ्यूचर की जनरेशन को उसके कुछ रिटर्न मिलते रहे। तो बिना प्लानिंग के बहुत सारे लोग बर्बाद हुए। ये सब आप भी जानते हैं, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे
जो बिना प्लानिंग के चलते हैं। तो प्लानिंग ज़रूरी होती है हमेशा किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। बात करें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की, तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कहाँ कितने रिसोर्सेज हैं। उसके लिए हमें सर्वे करते हैं, मैपिंग की जाती है, क्वांटिटिव और क्वालिटिव मेजरमेंट लिए जाते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि कहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। फिर उनके लिए सरकारें जो हैं वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं और फिर नेशनल रिक्वायरमेंट जो है, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है। इस तरह प्लानिंग होती है रिसोर्सेज की। प्लानिंग के साथ साथ हमें रिसोर्स को कंजर्व भी करना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एक बहुत ही अहम चीज़ है रिसोर्स प्लानिंग में, या यूँ कहिए कि प्लानिंग का ही एक पार्ट है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हम अपनी करंट की ज़रूरतों को पूरा करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसे बचाए रखें। अब जब इरेशनल यूज़ होता है या बिना सोचे समझे चीज़ों को यूज़ करते हैं या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होते हैं। वो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस भी पैदा कर देता है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत बड़ी थ्रेट पैदा करते हैं। जैसे कुछ लोग पानी को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं हैं, अंधाधुंध पानी बहा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इरेशनल यूज़ नहीं करना है, इंटेलेक्चुअल तरीके से यूज़ करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है। और इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेन करें और फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को बचाए रखें। यही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। जैसा गांधी जी ने कहा था कि सबकी ज़रूरतों के लिए तो काफ़ी है, लेकिन लालच के लिए काफ़ी नहीं है। अब इन थ्योरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बहुत लोगों ने इस पर काम किया और सबसे पहले इसमें जो एक सिस्टमेटिक वे में जो काम किया वो क्लब ऑफ रोम ने किया 1968 में। फिर सुमाकर एक प्रसिद्ध काफ़ी व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने लिखा स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जैसा गांधी जी कहते थे। वो गांधी जी की थ्योरी से काफ़ी इम्प्रेस थे, तो उन्होंने भी लिखा एक बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें किस तरह अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए। और फिर उसके बाद ब्रुटलैंड कमीशन 1987 में उन्होंने बात करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो अभी मैंने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो ये बातें की गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। ऑब्वियसली लैंड हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारे घर, मकान, हमारे रोड, रेलवे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे टेलीकम्युनिकेशन, हमारी सारी चीज़ें ज़मीन पर ही तो टिकी हैं। तो लैंड हमारे लिए एक बहुत ही वाइटल, बहुत ही नेसेसरी रिसोर्स है। और जैसे कि अब आप इमेज में देख सकते हैं कि जो लैंड फीचर्स हैं, मतलब कितना प्लेन्स है, कितना प्लेट्यू है और कितने माउंटेन्स हैं। लगभग 43% प्लेन्स हैं, 27 प्लेट्यू और 30% एरिया पे जो है माउंटेन्स हैं। अब हमारे पास लैंड है। अब लैंड का हमने यूटिलाइज़ किया है क्योंकि एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स है और इसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है और एक बिल्कुल इंटेलेक्चुअल वे में इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। लैंड यूज़ में बात करते हैं हम फॉरेस्ट की। जो बहुत एक बड़ा एरिया है वो हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है, लेकिन फिर भी हमारा जो रिक्वायर्ड है 33%, उससे हमारा एरिया अभी भी कम है। दूसरा बात करते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी भी ज़मीनें हैं जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, या वेस्ट लैंड या बैरन लैंड उसे हम बोलते हैं, जैसे रोडवेज है, इंडस्ट्री है और बिल्डिंग्स में जो कवर कर रखा है वो एरिया, वो सब इसमें आता है। अब अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे फॉरेस्ट की जो लैंड है वो भी अनकल्टिवेटेड है। परमानेंट पास्चर्स हैं और ग्रेजिंग लैंड है, लैंड अंडर मिसलेनियस फॉरेस्ट, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैं, वो सब। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड है जो आपकी लगभग 5 साल तक अनकल्टिवेटेड रहती है, किसी कारणों की वजह से या किसी वजह से वो अनकल्टिवेटेड लैंड रह जाती है। अब चौथा है आपका फैलो लैंड। अब फैलो लैंड जो है, जो खाली पड़ती भूमि कह सकते हैं, जिसे जो करंट फैलो है वो मतलब 1 ईयर के लिए 1 साल में छोड़ दी गई पड़ती, उसे छोड़ दिया, उसके उपजाऊपन की क्षमता बढ़ाने के लिए या किसी और वजह से उसे छोड़ दिया, तो वो होता है करंट फैलो। अदर देन फैलो वो मोर देन 1 ईयर, 1 से लेके अप टू 5 ईयर्स तक जो खाली पड़ी रहती ज़मीनें हैं वो है। अब आता है नेट सॉन एरिया और ग्रोस सॉन एरिया। देखिए नेट सॉन एरिया जो 1 साल में बोया जाता है, चाहे वो एक बार बोया जाए, उसे जो एक बार बोया जाता है उसे कहते हैं नेट सॉन एरिया। ग्रॉस सॉन एरिया होता है जो 1 साल में 1 बार से ज़्यादा बोया जाता है, मतलब 1 एग्रीकल्चर ईयर।
तो नेट सॉन एरिया और ग्रॉस सॉन एरिया में यही अंतर है। नेट सॉन एरिया जो एक बार बोया गया और ग्रॉस सॉन जो पूरे साल में बोया गया, चाहे 2 बार चाहे 3 बार बोया गया, वो है ग्रॉस सॉन एरिया, जो कि लगभग 54% है नेशनल एवरेज। अगर लैंड यूज़ पैटर्न की इंडिया में बात की जाए तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लैंड यूज़ को प्रभावित करते हैं। ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे फिजिकल हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है, कल्चरल फैक्टर भी हैं कुछ। अब होता क्या है कि अगर देखिए कहीं हमारे पास ज़मीनें हैं लेकिन वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, कहीं पानी का साधन नहीं है, तो हम उस लैंड को यूज नहीं कर सकते। और लैंड यूज़ पैटर्न जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वो कैसे? देखिए जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं, हमें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हम करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए हमें ज़मीनें चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ज़मीनें हैं उनका यूज़ करने का पैटर्न बदल जाता है। बहुत बड़ी एक एग्रीकल्चर लैंड रही होगी कभी, वो आजकल वहाँ इंडस्ट्रियल जोन हो गया है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ से पता लगता है कि टाइम टू टाइम जो है लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज आता रहता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर भी हैं रेस्पॉन्सिबल। अब जैसे इन इमेजेस में आप ये जो एक सर्वे रिपोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले अभी की जो है 2014-15 का जो ग्राफ दिया हुआ है, जो पाई चार्ट दिया है, उसमें चेंजेस हैं। लेकिन नेट सॉन एरिया लगभग घटा है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ये खुशी की बात है कि फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है। और ऐसे ही कई सारे मल्टीपल एरियाज़ हैं। जैसे आप देखो कल्टिवेबल वेस्टलैंड जो है वो घटी है, पिछले मुकाबले में वो बड़ी घटी है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें, उर्वरक, खाद वगैरह लगा करके ऐसी ही ज़मीनों को उपजाऊ करने की कोशिश की है। बैरलैंड भी घटी है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने बताया कि इनसे जो है लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज आता है। और ये चेंज आपको देखने को मिलता है बहुत सारे स्टेट में। लैंड यूज़ जो है वो 80% तक है। नेट सॉन एरिया बहुत बड़ा है, कहीं पर वो 10 है, कहीं 20 है, कहीं 30 है। तो ये सब लैंड यूज़ पैटर्न है और डिपेंड करता है कि वहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं है। फिजिकल फैक्टर क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस तो नहीं है वहाँ खेती करने के लिए। टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, ट्यूबवेल या वाटर सप्लाई है, प्रॉपर चैनल्स हैं वाटर के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लैंड यूज़ पैटर्न को इफ़ेक्ट करती है। तो अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया में क्या है, साफ साफ आप इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। लैंड डिग्रेड हो रही है, उसके लिए कुछ नेचुरल फैक्टर भी हैं। कभी बहुत ज़्यादा बारिश या पानी के बहाव से भी ऊपर की परत बह जाती है, उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर भी हैं। अब लैंड डिग्रेड हो रही है मतलब उसकी क्षमता घट रही है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि लैंड हमारा एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है। अब उसको हमें डिग्रेड होने से बचाना है। उसके लिए हम बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते हैं। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हम इन स्टेप्स को उठा सकते हैं। लैंड को कंजर्व इस तरह किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले एफोरेस्टेशन करना है। हमें मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ों को उगाना है, एफोरेस्टेशन करना है, वनों की बढ़ोतरी करनी है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। देखिए ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, लैंड की जो ऊपरी परत है वो कट जाती है, वो धुल जाती है। तो ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ट्रीज़ को जैसे शेल्टर बेल्ट उगाते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे सॉइल के बारे में जब पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो में। तो शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू भी हम रोक सकते हैं मिट्टी का कटाव, पेड़ों की एक पूरी कतार उगा करके। ओवरग्रेजिंग का जैसे मैंने बताया, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। हम शिफ्ट कर सकते हैं ग्रेजिंग को, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अभी इस एरिया में किया जा रहा है ग्रेजिंग, तो फिर आगे से फॉरवर्ड कर दो ताकि पीछे जो ग्रास है या मिट्टी है उसको वापस रिकवर होने का मौका मिल जाए। फिर आ गया है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। होता क्या है, तेज़ हवाओं के साथ सैंड ड्यून्स जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं, वो उड़ करके दूसरी जगह रेत डिपॉजिट होता है। उसके लिए भी हम पूरा एक ट्रीज़ की पूरी लाइन, एक तरह की शेल्टर बेल्ट्स या कह सकते हैं आप ट्री लगा सकते हैं या झाड़ियाँ नुमा इस तरह के पेड़ लगा सकते हैं ताकि वो सैंड ड्यून्स आगे ना फॉरवर्ड हों, आगे ना जाएं। आगे बात करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। अब देखो होता क्या है,
अभी कई बार सरकार ऐसे डिसीजन ले लेती है कि जैसे कहीं एयरपोर्ट बनना है, वहाँ पूरी लैंड जो है वो पूरी एक बहुत अच्छा उपजाऊ एरिया है, बहुत अच्छी ज़मीन है, वहाँ खेती की जाती है बहुत अच्छे से। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की प्लानिंग वहाँ पर लगाएं जहाँ पर वेस्ट लैंड है या बैरन लैंड है, उन ज़मीनों को कवर किया जाए जो खेती योग्य नहीं है या जो खाने या फसलें उगाने के प्रयोग में नहीं आती हैं। आगे बात करें माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग की वजह से बहुत डिग्रेड होती है लैंड। इस तरफ बहुत सारे जो स्टेट जैसे मैंने पहले बताया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और लैंड बहुत डिग्रेड होती है। बड़े बड़े खदानें छोड़ दी जाती हैं खोद करके, तो उनका प्रॉपर एक मैनेजमेंट किया जाए। आगे बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट की, कई बार देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट खुले में डाल दिया जाता है, ज़मीन के एक बड़े हिस्से को जो वेस्ट में बदल देता है, जहाँ कोई फसल पैदा नहीं हो सकती, और वहाँ पर जो ऑलरेडी खड़ी हुई जो वेजिटेशन है, कुछ पेड़ पौधे जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं और वहाँ की मिट्टी बिल्कुल बंजर हो जाती है। देखते होगे आप इंडस्ट्री के आसपास ऐसा वेस्ट निकला हुआ मिलता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम और चीज़ें इम्प्रूव कर सकें। अभी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं और कोशिश जारी है। आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।